स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 3 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, यानी आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आएगा वो सब, और उस पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो में जो बताए गए क्वेश्चन है वो आप उन्हें अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आपको पेपर में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, निर्देश दिए गए हैं। इन सारे निर्देशों को जो आपके पेपर में हो उन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी आपको प्रारंभ में 15 मिनट किसके लिए दिए जाएंगे, आपके पेपर जो है उसे पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। अब आपकी इच्छा है आप क्या करते हैं। यह प्रश्न पत्र क्या है, 2 खंडों में विभक्त है, अ और ब। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर दिए जाने हैं। यानी ओएमआर शीट पर आपको 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर देने हैं। ओएमआर शीट पर अंक ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर का आदि का प्रयोग ना करें। यानी कि आपको क्या करना है, ओएमआर शीट जो आपकी उस पर आपको आंसर जो बहुत ही सावधानी से भरने हैं, क्योंकि एक बार भरने के बाद यानी आप काट नहीं सकते। खंड भ में 50 अंक के वर्णात्मक वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं। ठीक है, यानी आपको क्या है, वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 और मानचित्र संबंधी प्रश्न जो आपको खंड ब में मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी सम्मुख ये आपके पास साइड से लिखे होंगे, ये जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलित करना आवश्यक है। यानी कि जो आपका मानचित्र होगा उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी जो आपकी कॉपी है उसमें आपको अच्छे तरीके से जो है बांध देना है, जो आपका धागा दिया जाएगा। दृष्टिबाध परीक्षा यानी कि आप दृष्टिहीन यानी जो देख नहीं सकते उनके लिए, तो आपके तो सभी देख सकते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब हम चलते अपने सबसे पहले खंडा को सॉल्व करते हैं। यानी खंडा में हमसे क्या क्या कह रहा है। निम्न में से कौन 1815 की विनय संधि से संबंधित है। यानी इससे संबंधित हमें बताना है कौन है। बिस्मार्क संबंधित था, नेपोलियन संबंधित था, यूसुफ मैसनी संबंधित था, या फिर ड्यूकल मैटरनिक जो है वो संबंधित था। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है, यानी कि नेपोलियन इससे संबंधित था। अब हम दूसरा जो आपका प्रश्न है उसमें हमसे कह रहा है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। यानी जिसका जो बेल्जियम मॉडल था उसकी मुख्य विशेषता क्या थी। तो जो आपका स जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये आपका जो है सही आंसर है। और जो आपका तीसरा प्रश्न है उसमें हमसे कह रहा है, सन 1828 से 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों बढ़ गई थी। यानी सन 1928 से 1934 तक क्यों बढ़ गई थी, किसके कारण, महामंदी के कारण बढ़ गई थी। यानी मंदी हुई थी जो है, तो हमें गेहूं की कीमत है। सिंपल सा आपको अगर लॉजिक थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। गेहूं कब बढ़ेंगे, जब महामंदी होगी। ठीक है। और जो आपका प्रश्न नंबर 4 है उसमें हमसे कह रहा है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्न में से कहाँ स्थित है। यानी जो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो अमेरिका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। और जो हमारा 5वां प्रश्न है उसमें हमसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। नहीं है ये आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी नहीं है वो बताना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये से समझ लेते हैं कि कौन सा संबंधित है, तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो आपका 5वां प्रश्न है उसका जो है ए आंसर जो है वो सही है। और सही है यानी कठोर संविधान, ये आपका सही है, यानी कि ये संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन में से सामाजिक विभाजन का कारण है। यानी सामाजिक विभाजन का जो कारण है वो हमें बताना है। तो यानी कि धर्म भी सामाजिक विभाजन का कारण है और भाषा भी जो है हमारे सामाजिक विभाजन का कारण है। तो यानी हमें क्या करना है, तीसरा जो ऑप्शन है वो हमें सही आंसर लगा कर आने, यानी अ और ब दोनों जो है सामाजिक विभाजन का कारण है। और प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है, यानी लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो है जो है वो सही आंसर है, यानी समाज में स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिका, यानी ये जो है वो हमारा ऑप्शन सही था, क्या थी, असमान भूमिका। ठीक है।
अब प्रश्न नंबर 8 में हमसे कह रहा है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ये तो आपका ये मान लो पहली किताब का अगर आप पहला पेज खोलेंगे तो उसी का सवाल है, कहाँ हुआ था, सभी को पता होगा फ्रांस में हुआ। तो इसे तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 में आपसे कह रहा है ड्यूकर मैटरनिख ने हमारी समाज व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन किसको माना, किसे माना था, ये आपको बताना है। ज्यूसेपो मैथ्सनी को माना था। किसे माना था? ज्यूसेपो मैथ्सनी को, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 है, उसमें हमसे कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्यों। यानी जो हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी क्यों है, ये हमें बताना है क्यों है। यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो आपका नागरिकों को समानता को बढ़ावा देते हैं, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देते हैं। यानी ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि हमारा स जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यानी अ और ब दोनों जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 पर, जिसमें कहते हैं मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, ये आपको बताना है। तो जो हमारी मृदा है वो है आपकी नवीनीकरण योग्य संसाधन है। यानी ये कैसा संसाधन है? नवीनीकरण योग्य संसाधन है। ये भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से पंजाब में भू संकुचन के मुख्य कारण क्या है। यानी पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या है? अधिक सिंचाई जो है भू संकुचन का कारण है, ठीक है। यानी बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। यानी निम्नतम यानी सबसे कम है, किस राज्य में? ये जो है केरला में। यानी केरल में जो है ऑप्शन जो है वो आपका सही है, यानी केरल होगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 में हमसे कह रहा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको बताना है। किसे? सामाजिक एवं निजी क्षेत्रों को। तो ये हमें स जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाए। यानी उद्यम का स्वामित्व, यानी उद्यम के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछ रहा है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। यानी भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदला होना। ये जो आपका ऑप्शन गलत है। भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और भूमि का उपजाऊ होना, यानी उपजाऊ होना नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है भूमि क्षरण में जो भूमि की उपजाऊ जो परत होती है ऊपर वाली, वो क्या होती है कटाव के कारण बह जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यानी जब कटाव के कारण बह जाएगी तो भूमि जो होगी वो हमारी अनुपजाऊ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ए जो ऑप्शन है वो आपको सही लगाना है। और प्रश्न नंबर 16 में हमसे कह रहा है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता। यानी जो हमारा गोंडवाना कोयला है इसका जो जमाव है वो किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है? चंबल घाटी में जो है इसका जमाव नहीं पाया जाता, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 पर। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, ये हमें बताना है। कौन सा है? यानी अधिक मजदूरी जो है हमारे ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या होगा? हमारी अधिक मजदूरी होगा। प्रश्न नंबर 18 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। क्या है? अवरोधक का लक्षण नहीं है। नहीं, आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो वो अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। तो ये जब इसका हमारा सी जो वो सही आंसर होगा। यानी विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 19 पर, जिसमें हमसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। यानी जो हमारी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो हमें बताना है कौन नहीं है। भूतापी ऊर्जा जो है वो हमारी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये क्या है? नवीनीकरण है, परंपरागत नहीं है, ठीक है। और जो हमारा 20वां क्वेश्चन है इसमें हमसे कह रहा है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। ये जो है हमें बताना है क्या प्रभाव पड़ा था। यानी कि
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई थी, ये इस बात भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार को अधिकांश भाग पर नियंत्रण, ये भी बात सही है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों आवागमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी सुधारी तो ये भी बात हमारी जो है वो सही है। तो यानी 3 ऑप्शन हमारे सही है, तो क्या होगा, उपरोक्त तो सही, यानी ऑप्शन चौथा जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका जो बहुविकल्पी क्वेश्चन वाला जो हमारा क्वेश्चन था खंड अ, वो होता है समाप्त। अब हम करेंगे अपने खंड ब के बारे में बात। तो इसमें क्या है, इसमें आपके लिए बहुत ही लॉन्ग आंसर है, तो इन आंसरों को मैं क्या करूँगा अपनी अगली वीडियो में जो हम कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को याद करिए तो और तैयार कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।